पर क्वेश्चन 1 नोट 1 हमने बनाया था, जिसमें करते 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 एंड पर टोटल कितना आया था? 5 5 6 5 56। ये टोटल आया था जो हमने पोस्ट करना था बैलेंस शीट के फेस पर। ओके, इसी नोट के अंदर एक्सटेंशन नोट 1.1 वैल्यूअर का नाम वगैरह, और वो हमें यूजर को बताना पड़ेगा। द लैंड वॉज revalued in 2011। सरप्लस बताने की जरूरत नहीं है। लैंड वॉज रीवैल्यूड इन 2011। द वैल्यूएशन वॉज carried out by independent valuer, यानी जिसका हमारे से कोई रिश्ता नहीं था, हमारा जानने वाला नहीं था। बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर मिस्टर डी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम नहीं, चार्टर्ड सिविल इंजीनियर, और आगे पूरा लिख दीजिएगा भाई की रिहाइश कहाँ है। ओके, ये नोट 1.1। ये IAS 16 के सब नोट हैं। ये IAS 16 के सब नोट हैं। नोट की दुमे इनको हमने कहा था। नोट 1.2, अगर रिवैल्यू एसेट ना होता, had there been no revaluation, अगर एसेट रिवैल्यू ना होता, it would have appeared at WDV या at cost। अगर डेप्रिशिएट होने वाला एसेट है तो at WDV, और अगर लैंड है तो at cost। It would have appeared at a cost of rupees। अच्छा जी, मुझे ये बताएं ट्रायल के फेस पे देखकर कि रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 375। और रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने? 120। तो इसका मतलब है लैंड में बुक वैल्यू तो होती नहीं, लैंड में तो होती ही कॉस्ट है। तो बैलेंसिंग 255। ये कैलकुलेशन शो नहीं करनी, बस ऐसे ₹255, यानी मार्केट वैल्यू में से अगर सरप्लस माइनस कर दें, यू विल गेट द कॉस्ट। ये भी नोट की एक दुम होती है। वैल्यूअर का नाम भी बताना होता है, ये भी बताना होता है कि अगर एसेट रीवैल्यू ना होता तो कितनी बुक वैल्यू पे आता, अगर लैंड है तो कितनी कॉस्ट पे आती। मुझे सबके लिए कॉपी कराने, वो साथ ही लेके आओ। हो गया सबके लिए?
ओके, नेक्स्ट नोट 1.3 डिटेल्स ऑफ पीपीई disposed of during the year. Details of PPE disposed of during the year. इस साल जो PPE आपने डिस्पोज ऑफ की हैं वो क्या है, उसकी डिटेल। जी, एसेट का नाम बताएं, क्या है? मशीन। इसकी कॉस्ट नहीं, डिस्पोजल्स की कॉस्ट पूछ रहा हूं। अगले सफे के टॉप पे जाएं, किताब में, किताब खोल के रखे ना, अगले सफे के टॉप पे जाना है ना, अगले सफे के टॉप पे। मशीन कितने की बेची? 13 की। खरीदी कितने की थी? 15 की। अच्छा, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन, अकम्युलेशन 5। WDV 10, सेल प्रोसीड 13। जी, ज़बानी बताएं, 10 की चीज अगर 13 में बेची तो गेन आया लॉस? कितना? 3। मोड ऑफ डिस्पोजल, जी भाई, OLX पे बेची है, बाजार जाके बेची है, नीलामी करके बेची है, किसी एम्प्लॉय को बेची है, क्या लिखा हुआ है? नहीं, कैसे, मैं पूछ रहा हूं कैसे बेची है, नहीं लिखा हुआ। मोड ऑफ डिस्पोजल मिसिंग है, ठीक है, कोई मसला नहीं, बस इसको खाली छोड़ देंगे। अच्छा, पर्टिकुलर्स ऑफ बायर, पर्टिकुलर्स ऑफ बायर, किसको, कैसे नहीं, किसको बेची है? NJ एंटरप्राइज। सेकंड रो में आज कितने लोगों ने कल जाके कोई पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोल के वो नोट ढूंढा? अच्छा, मिल गया था? कुछ चीजें उसमें समझ नहीं आई होंगी, कुछ समझ आ गई होंगी, बस एक ओवरव्यू सा लेना था। ये वाला नोट आज आपने जाके ढूंढना है, ये आपको पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिलेगा, और ये इतनी डिटेल में मिलेगा कि 40-50 एसेट आ रहे होंगे, इतने नाम आ रहे होंगे एसेट्स के। अभी अभी वेट करें, और जल्दी जल्दी बैठें, टाइम पे है, एंड से बैठना शुरू करें। ओके, चलें जी। बांटे भाई सफा, ये एक पेज बांटा जा रहा है जो आपके पास किताब में मौजूद है, आप दाएं बाएं ना जाएं, सिर्फ इसलिए बांटा जा रहा है। किताब का पेज 378 और 379 बांटा जा रहा है। जी, सवाल दे दें मुझे। और
जी, बिफोर रिज्यूमिंग द क्वेश्चन रिज्यूम करने से पहले कल वाला हम एक थोड़ी ब्रेक सी लेते हैं और पेज 378 पर आकर बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लेते हैं। किताब का पेज 378 बेशक खोलने की जरूरत नहीं है। ये जो भी सफ़ा बांटा है ऊंची से हाथ खड़ा करें, वो आपके पास अभी आ जाएंगे जिनको सफ़ा ना मिला हो। पेज 378 किताब का खोल लें। भाई आपको प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट तो आता है, आज हम बैलेंस शीट का प्रॉपर फॉर्मेट भी देखने लगे हैं। कंपनी लॉ की रोशनी में बैलेंस शीट का प्रॉपर फॉर्मेट। जी भाई, उधर भी भाई, इधर ब्लॉकेज होगी, हिम्मत करके उधर आ जाओ। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये ब्रॉड हेडिंग है बैलेंस शीट में मेरे भाई। इसमें जो पहली हेडिंग है वो है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, पेज 378 किताब का। इस एंटिटी का नाम है माउस कंपनी। 2 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, 14 और 13। आप अगर कभी पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड करें, यू विल फाइंड देम इन दिस फॉर्म कि 2 साल की इंफॉर्मेशन दी होगी, करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की, फ्यूचर की पॉसिबल नहीं है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल वो होता है जो कंपनी इशू कर सकती है। ये वो कैपिटल नहीं होता जो कंपनी ने इशू कर दिया है, ये वो कैपिटल है जो कंपनी इशू कर सकती है। और यहां जाके देखें राइट साइड पे, थोड़ा सा जरा गौर से देखें तो डबल अंडरलाइन हुआ हुआ है। डबल अंडरलाइन का मतलब ये कि ये फिगर बैलेंस शीट के टोटल में यूज नहीं होगी। ये वो सरमाया है जो कंपनी इकट्ठा कर सकती है, जरूरी नहीं इतना इकट्ठा भी कर लिया हो। तो अगर इंफॉर्मेशन देखें तो 15 मिलियन का सरमाया, 15 मिलियन शेयर्स, 15 मिलियन शेयर्स कंपनी ले सकती हैं 10 रुपए के एतबार से। यानी अगर 15 मिलियन शेयर्स को लिखा हुआ है 15 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, अगर 15 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स को ₹10 से मल्टीप्लाई करें तो 150 मिलियन रुपीस तक सरमाया इकट्ठा कर सकती है। इशूड, कंपनी ने इशू किया, शेयर होल्डर ने सब्सक्राइब करके पैसे पे कर दिए। कंपनी ने इशू किए शेयर्स, शेयर होल्डर ने सब्सक्राइब करके पैसे पे कर दिए। 13 जी, अगर ऑथराइज कैपिटल देखें, ये जो 15 मिलियन दिया हुआ है, ये 15 मिलियन जो लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है ये 14 का है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है 13 में भी ऑथोराइज्ड 15 मिलियन ही था। जो ब्रैकेट से बाहर फिगर होगी वो करंट ईयर की है और जो ब्रैकेट के अंदर फिगर है वो प्रीवियस ईयर की है। यानी पिछले साल भी यही इजाजत थी, हम 15 मिलियन शेयर इशू कर सकते हैं। इस साल भी इजाजत बरकरार है, 15 मिलियन से ज्यादा हम शेयर इशू नहीं कर सकते। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, उस 15 मिलियन में से इस साल भी और पिछले साल भी अभी तक सिर्फ हमने 13.2 मिलियन शेयर इशू किए हैं। इसके बाद शेयर प्रीमियम आ रहा है, इसके बाद जनरल रिजर्व्स आ रहे हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स आ रही हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है। ये इक्विटी साइड हो गई भाई, इस वक्त जो मैं करा रहा हूं वो करो। ये इक्विटी साइड हो गई। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर्स। डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन तो आमतौर पे बैंक से लिया जाता है। डिवेंचर्स आप आम लोगों को इशू करते हैं। जब आम लोगों से लोन लेते हैं तो उन्हें सबूत के तौर पे डिवेंचर इशू करते हैं। डिवेंचर्स, लायबिलिटीज अंडर एसेट सब्जेक्ट टू लीज, ये नॉन करंट पोर्शन आ जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉय रिटायरमेंट एंड अदर बेनिफिट्स, यानी प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी को नॉन करंट लायबिलिटीज में इसलिए शो करते हैं बिकॉज पता नहीं कब एम्प्लॉय रिटायर होके जाएगा। अगर पता भी चल जाए तो प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी को नॉन करंट में ही हमेशा शो करना है। डेफर टैक्स, अगर लायबिलिटी है तो नॉन करंट एसेट्स में शो होगी। करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस, यानी शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है। सिक्योर्ड, सिक्योर्ड का मतलब है कि हमने कोई सिक्योरिटी वगैरह भी रखवाई हुई है, अगर हम लोन लेके भाग जाएं तो वो सिक्योरिटी वापस की जा सकती है। करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, प्रोविजन फॉर अदर लायबिलिटीज एंड चार्जेस। अदर लायबिलिटीज में आप लिख सकते हैं कोर्ट केसेस वगैरह इधर आएंगे।
प्रोविजन फॉर अदर लाइबिलिटीज एंड चार्जेस, एक्रूड फाइनेंस कॉस्ट से मुराद है इंटरेस्ट पेबल, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से मुराद है सीटीपी, करंट टैक्स पेबल। जी भाई, कॉन्टिंजेंसेस एंड कमिटमेंट्स, ये भी कभी देखेंगे, कॉन्टिंजेंसेस एंड कमिटमेंट्स। इधर ही रहें, इसी सफ़े पे रहते हुए आप मुझे ये बताएं, भाई थर्ड रो में आ जाओ, सफ़े पे रहते हुए आप मुझे ये बताएं कि बिजली का बिल पेएबल कहाँ डालना चाहिए। ये आ रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 चीजें आ रही हैं करंट लाइबिलिटीज में। 7 में से कौन से नंबर वाली चीज में बिजली का बिल डाल देना चाहिए? ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में बिजली का बिल पेएबल डाल देना चाहिए। अच्छा, रेंट पेएबल कहाँ डाल देना चाहिए? किराया रेंट पेएबल, वो भी ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। अच्छा, आपने कोई स्टेशनरी खरीदी है, उसका बिल अभी तक पे नहीं किया, वो भी कहाँ डाल देना चाहिए? ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। अच्छा, मुझे बताएं, हमारी बैलेंस शीट इतनी लेंथी होनी चाहिए कि उसमें सारी चीजें आ रही हों, या नोट्स में चीजें डाल दें तो एक्सेप्टेबल है? अच्छा, ये नोट देख लें आप, नोट 1 बना हुआ है, 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसी सफे पे रहे 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है 1 में आगे ब्रेकअप होगा, इसमें काफी सारी चीजें होंगी। तो इट माइट बी पॉसिबल कि एक चीज फेस के ऊपर जो है वो ब्रॉड हेडिंग आ रही हो, और नोट्स के अंदर वो डिटेल्ड फॉर्म के अंदर उसका ब्रेकअप आ रहा हो। ओके, आ जाए आगे। एसेट्स, एसेट्स में बैलेंस शीट के फेस पर हमें बस ये शो करने की इजाजत है। अगर इसके अलावा कोई एसेट्स हैं तो इन्हीं कैटेगरीज में कहीं मर्ज करेंगे बीच में। पीपी सीडब्ल्यूआईपी अलग नजर आता है बैलेंस शीट के फेस पे, क्योंकि डेप्रिशिएट नहीं होता। पीपी सीडब्ल्यूआईपी इनटेंजिबल एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, या आपने किसी कंपनी के शेयर वगैरह खरीदे हुए हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं आपने लॉन्ग टर्म अरसे के लिए, या हो सकता है लॉन्ग टर्म बैंक में पैसे रखवाए हों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। वैसे लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स नीचे भी आ रहे हैं, बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स एंड प्रीपेमेंट्स। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन्स, ये लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, क्या कहते हैं, जो आपने एम्प्लॉयज को दिए हुए हैं। ये लोन आपने लिया नहीं हुआ, आप लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स टू एम्प्लॉयज, टू सप्लायर्स। कभी सप्लायर्स को भी हम लॉन्ग टर्म लोन दे देते हैं जिससे हम सामान खरीदते हैं। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, ज्यादा अरसे के लिए बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। डेफर्ड टैक्स, अगर एसेट है तो इधर नजर आएगा। करंट एसेट्स में स्टोर्स, स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, ये वो कॉटन पड़ी हुई है, कोई ऑयल पड़ा हुआ है बचा हुआ, कोई इस किस्म की चीजें, स्टोर्स, स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, कोई पेचकस पड़ा हुआ है, कोई और चीजें पड़ी हुई हैं। स्टॉक एंड ट्रेड, इसमें मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड फेस पे नजर नहीं आएंगी, नोट में जाके नजर आएंगी। ट्रेड डेट्स, फेस पे प्रोविजन माइनस नहीं होगी, नोट में जाके प्रोविजन माइनस होगी। लोन्स एंड एडवांसेस, ऊपर भी लोन्स आ रहे थे, वो लॉन्ग टर्म थे, ये लोन शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। ये भी लोन्स एंड एडवांसेस टू एम्प्लॉयज होते हैं, आमतौर पे एम्प्लॉयज को हम लोन देते हैं। एडवांसेस, इसके अलावा अगर कोई एडवांस दिया हुआ है, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, कोई प्री पेमेंट्स हैं, बिजली का बिल प्री पे कर दिया, कोई आपने इंश्योरेंस की प्री पेमेंट कर दी, कोई भी प्री पेमेंट्स हैं, अदर रिसीवेबल्स। ये बड़ी ब्रॉड हेडिंग है, यहाँ पे बहुत चीजें आती हैं, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स, अदर रिसीवेबल्स, सारे यहाँ आ जाते हैं। टैक्स रिफंडेबल फ्रॉम गवर्नमेंट भी फेस पे अलग लाइन आइटम के तौर पर शो कर दें। और कैश एंड बैंक बैलेंस, अब कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट अलग अलग नजर आएगा अदर इंफॉर्मेशन में, यानी नोट में जाके। कैश एंड बैंक फेस पे इकट्ठा नजर आएगा, जिसका नाम होगा कैश एंड बैंक बैलेंस। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज, मेरा आपसे सवाल यह है कि बैलेंस शीट के फेस पर यह इंफॉर्मेशन आनी है, बड़ी गौर से बातें सुननी है आज। आम सवालों में भी आप ऐसा कर सकते हैं कि बैलेंस शीट के फेस पे यही इंफॉर्मेशन शो करें, आम सवालों में भी ऐसा कर सकते हैं, और जिस सवाल में नोट मांगा हो
उस सवाल में तो खास तौर पे खसूसी एहतमाम आप करेंगे कि इनके अलावा बैलेंस शीट के फेस पे कुछ ना आए। अगर इनके अलावा बैलेंस शीट के फेस पे कुछ आ रहा होगा तो वो मुनासिब महसूस नहीं होगा। तो इनके अलावा बैलेंस शीट के फेस पे चीजें लाना मुनासिब नहीं है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल लेस एडमिन लेस सेलिंग लेस एडवर्टाइजमेंट लेस फाइनेंस कॉस्ट। अब एकदम एग्जामिनर परेशान होगा कि एडवर्टाइजमेंट शो कर दी, ये तो सेलिंग में ऐसी इसने अलग से शो की, तो एकदम इसी तरह अलग से कोई चीज नजर आएगी तो बहुत गैर मुनासिब महसूस होगी। क्रेडिटर, बिजली के बिल पेएबल, रेंट पेएबल, 3-4 चीजें नजर आ रही हैं। अब एग्जामिनर एकदम हो जाएगा ये सारी क्लब की जा सकती थी किसमें, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स के अंदर। ओके, तो कोशिश करनी है चीजें ज्यादा से ज्यादा इसमें क्लब हों, लेकिन ना भी हो सकें तो मेरा नहीं ख्याल को इतने ज्यादा मार्क्स आपके काटेगा। कोशिश करना है बैलेंस शीट में ये फॉर्मेट किसी हद तक फॉलो हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। खसूसी एहतमाम करना है उन सवालों के अंदर जिन सवालों के अंदर सवाल में मांगा है नोट। आज के सवाल की तरफ आ जाएं और आज का सवाल आपके सामने खुला ही हुआ है, उस सवाल में रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2000। अब वो सफा भी सामने रखना है आपने, और आपने जो है वो ये वाला सफा भी सामने रखना है आपने जो भी बांटा है, और सवाल भी आपके सामने खुला होगा। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2015 अलॉन्ग विद, आ जाओ आगे, थर्ड रो में आ जाओ, अलॉन्ग विद रेलेवेंट नोट्स शोइंग ऑल पॉसिबल डिस्क्लोजर्स। जितने डिस्क्लोजर हो सकते हैं वो आप डिस्क्लोज करें एज रिक्वायर्ड अंडर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड कंपनी लॉ। ब्रैकेट वाली बात छोड़ दें। ओके, कम एट द स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन, सवाल के शुरू में आ जाएं जी। कैश एट बैंक करंट अकाउंट और कैश एट बैंक सेविंग अकाउंट, इसको आप कहां शो करेंगे जरा बता दें। इस ये जो अभी पेज बांटा है इन दोनों को इकट्ठा करके कहां शो करेंगे, करंट एसेट्स के अंदर शो करेंगे, इनको क्लब करके। क्लियर? तो आपने कैश एट बैंक इन करंट अकाउंट एंड कैश एट बैंक एंड सेविंग अकाउंट, इस पे ऐसे थोड़ा सा एक डब्बा सा बना लिया, इनको हम इकट्ठा करके शो करेंगे। कहां पे इकट्ठा करके शो करेंगे? ओके। स्टॉक, वो तो एक ही लाइन है ना, बस इसमें कोई मसला नहीं, स्टॉक आप शो कर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है, नीचे प्रोविजन फॉर बैड डेट आ रहा है। चलें, अकाउंट रिसीवेबल और प्रोविजन फॉर बैड डेट, इन सबको कहां शो करेंगे? ये सफा प्लीज पेज 379 पे, पेज 379 की किताब पे आप इसको शो करेंगे ट्रेड डेट्स में। इन दोनों को इकट्ठा करके, इनको भी क्लब कर दें, इन दोनों को इकट्ठा करके शो करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू स्टाफ, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स और प्री पेमेंट्स। एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू स्टाफ, और ये सारे डेबिट पे नजर आ रहे हैं, देखें ये एसेट्स हैं। एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू स्टाफ, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स और प्री पेमेंट्स। जी भाई, इनको कहां शो करेंगे? कहां पे? करंट एसेट्स में आकर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्रीपेमेंट्स। एडवांसेस, डिपॉजिट्स और प्रीपेमेंट्स कैसे? देखें, सप्लायर के साथ भी एडवांस लिखा हुआ है, स्टाफ के साथ भी एडवांस लिखा हुआ है, तो इसलिए एडवांसेस इधर शो हो जाएंगे। अच्छा, ऊपर जो आ रहा है ना लोन्स एंड एडवांसेस करंट एसेट्स में, पेज 379 पे, पेज 379 पे जो आ रहा है ना लोन्स एंड एडवांसेस, ये लोन्स ही हैं इससे मुराद, बाकी एडवांसेस आप नीचे ही शो करें। एडवांसेस, डिपॉजिट्स, वो ऊपर भी शायद एडवांस काट दें ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ओके, नेक्स्ट, प्लीज try to understand.
एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू स्टाफ, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स, इन चारों को फेस पे शो करना मुनासिब है या इन चारों को एक ही नोट में डाल दें? एक ही नोट में डाल देंगे। सेल्स टैक्स रिसीवेबल, ये जरा जाके ढूंढे आप पे 379 पे, कहां डालेंगे? टैक्स रिफंडेबल फ्रॉम गवर्नमेंट। ओके, फ्री होल्ड लैंड, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग तक, ये सारा का सारा क्लब होके चला जाएगा नोट 1 में, वो जो कल हमने बनाया था पीपीई वाले नोट में। इसको इकट्ठा कर लें, सॉफ्टवेयर और अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन को, ये आपका चला जाएगा इंटेंजिबल्स में, ये इंटेंजिबल्स में चला जाएगा। पेज 379 पे एक हेडिंग आ रही है इंटेंजिबल्स जी, डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स ठीक है, ये तो एक सिंगल लाइन आइटम है, इसमें कोई मसला नहीं। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन करंट लायबिलिटीज में आए, करंट लायबिलिटीज में आपको नजर आ रहा होगा शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस, बस ये सिंगल लाइन के तौर पे शो कर देंगे, शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस या शॉर्ट टर्म लोन जिसे कहते हैं। अकाउंट्स पेएबल और एक्रूड लायबिलिटीज, एक्रूड लायबिलिटीज होंगे बिजली के बिल वगैरह और बाकी चीजें। एक्रूड लायबिलिटीज मैंने आपको बताया था IAS 12 के अंदर कि लायबिलिटी के लिए जब एक्रूड का लफ्ज यूज होगा तो इसका मतलब पेएबल है, एक्सपेंसेस के लिए जब एक्रूड का लफ्ज यूज होगा तो पेएबल है। एक्रूड इनकम का मतलब होता है रिसीवेबल, एक्रूड लायबिलिटी पेएबल, एक्सपेंसेस के लिए ये पेएबल है। ये अकाउंट्स पेएबल और एक्रूड लायबिलिटीज कहां शो होंगी? ट्रेड एंड अदर पेएबल्स के अंदर, तो इनको भी एक इकट्ठा बना लिया आपने। ओके, नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, करंट टैक्स पेएबल। नेक्स्ट इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, ये तो फेस पे आ जाएगा। ट्रायल के अंदर कौन सा आ रहा होगा? ऑथोराइज्ड या इशूड? जो हम इशू कर सकते हैं ट्रायल में वो आ रहा होगा या जो इशू करके पैसे आ चुके हैं वो आ रहा होगा? बोलें बोलें बोलें, जो इशू करके पैसे आ चुके हैं वो आ रहा होगा, यानी कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट वाला आ रहा होगा। ओके, सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और अकोमोलेटेड प्रॉफिट्स, अकोमोलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये सारी फिगर्स आपके सामने आ रही हैं। ओके, अदर इंफॉर्मेशन में पॉइंट 1 और 2 हमने पढ़ लिया था, अब आ जाएं पॉइंट 3 की तरफ। %50 ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होते हैं? डेटर। 50% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल वर सिक्योर्ड एंड कंसिडर्ड गुड्स, 10% ऑफ अनसिक्योर्ड रिसीवेबल वर कंसिडर्ड डाउटफुल, bad debt for the year amounted to 1 million, an amount of 1.4 million was written off during the year। चलें, ये मैं इसको बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे अभी। All advances given to supplier, पिछले सफ़े पे दिए हुए हैं एडवांसेस। All advances given to supplier are considered goods और and include an amount of 4 million paid for goods which will be supplied in December 16। बहुत लेट, हमारे साल के खत्म होने के 1.5 साल बाद चीजें, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं फर्स्ट रो में, हमारे साल के खत्म होने के 1.5 साल बाद चीजें सप्लाई की जाएंगी। तो ये पता नहीं करंट नॉन करंट में शायद अलग करवाना चाह रहा हो कुछ। कैश एट बैंक एंड सेविंग अकाउंट कैरीज इंटरेस्ट फ्रॉम इतने टू इतने, इतने रेंज बता रहा है। और ऑथोराइज शेयर कैपिटल है कंपनी का 500 मिलियन, कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल 500 मिलियन। ओके, कल का टेस्ट भाई जरूर देने, बड़ा अच्छा फाइनल अकाउंट का सवाल होगा और इस दफा क्लास भी ली जाएगी जो टेस्ट नहीं देंगे। ओके, जरूर दीजिएगा, फाइनल अकाउंट रनिंग में है। जी भाई, जो हजरात लेट आए हैं बाकी भी अटेंटिव हो जाएं। ये सारा का सारा IAS 16 का नोट है, ये सारा का सारा IAS 16 का नोट है। IAS 16 के नोट में हमने ये जो टोटल मैंने लिखा है यहाँ पे, इसके पीछे पूरी वर्किंग की थी।
लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, टोटल, वो सारी वर्किंग कल हमने की थी। ये IAS 16 का नोट कल हमने बनाया था। IAS 16 के नोट के साथ कुछ दुमे अटैच हैं, टेल्स, दुमे अटैच हैं। एक दुम ये कि आपने बताना है वैल्यूअर का नाम क्या है। दूसरा ये कि आपने बताना है अगर ये एसेट रीवैल्यू ना होता तो इसकी कॉस्ट क्या होती। लेकिन अगर लैंड नहीं है, कोई और प्लांट या फर्नीचर है जो कि डेप्रिशिएट भी होता है, तो फिर आपने कॉस्ट नहीं बतानी, उसकी बुक वैल्यू बतानी है अगर रीवैल्यू ना होता। और इसके अलावा डिटेल्स ऑफ पीपी डिस्पोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। ये नोट पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर आप जाएं तो ये नोट आपको 3-4 सफ़ों पे मिलता है। वाई? क्योंकि पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो अकाउंट्स होते हैं उसमें जो एसेट होता है उसमें एक एसेट नहीं बिकता साल में एक बड़ी कंपनी 70-80 एसेट बेचती है। जब वो 70-80 एसेट बेचती है तो आज जाके आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड करके देखिएगा किसी बड़ी कंपनी की, तो ये नोट आपको काफी लेंथी नजर आ रहा होगा। मोड ऑफ डिस्पोजल में अक्सर उन्होंने लिखा होगा ऑक्शन के जरिए बेचा, OLX के जरिए बेचा, सोल्ड टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को बेच दिया, कंपनी पॉलिसी के तौर पे कोई चीज पुरानी हो गई थी एम्प्लॉय को बेच दी। ये मोड ऑफ डिस्पोजल के अंदर ये सब कुछ आ रहा होता है और आगे एम्प्लॉय का नाम आ रहा होता है कि किस एम्प्लॉय को बेचा, और अगर आउटसाइडर को बेचा तो आउटसाइडर का नाम आ रहा होता है, ताकि पता चले यूजर को ये एम्प्लॉय को या किसी को चीज बेची है तो सेल प्रोसीड्स कितनी है। और इसमें कॉलम कोई मुश्किल नहीं है याद करने ये डिस्पोजल अकाउंट है, स्टेटमेंट फॉर्म में डिस्पोजल अकाउंट है। कॉस्ट बिके हुए एसेट की, अकम्युलेशन बिके हुए एसेट की, कॉस्ट माइनस अकम्युलेशन WDV। सेल प्रोसीड्स बिके हुए एसेट की, सेल माइनस WDV। 13 ज्यादा है 10 कम है तो 3 का क्या आ गया, गेन आ गया। तो इट इज नोट 1। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले सफे से शुरू कर दें जी। BSZ लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30 जून 2015। आ जाए भाई, सेकेंड रो में आ जाए। एज ऑन 30 जून 2015 आपने SOFP अलग लाइन में लिखना है, एज ऑन 30 जून 15 अलग लाइन में लिखना है। अच्छा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में आप पहले फॉर्मेट बना लेते हैं ना, तो मेरी सजेशन है कि जिस वक्त सवाल बैलेंस शीट का है और बैलेंस शीट के अंदर आपसे नोट मांगे तो मुनासिब है कि बैलेंस शीट का नोट बनाने से पहले आप उसका फॉर्मेट बना लें। फॉर्मेट बना लेंगे तो ज़रा चीज़ों को पकड़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, कैसे चलना है, उस सफ़े को लेके नहीं चलना, इस सफ़े को सामने रखना है, लेकिन कैसे चलना है वो मैं बताता हूँ। पहले मुझे ब्रॉड हेडिंग्स लिखवा दें। नहीं, वो उधर तरतीब थोड़ी आगे पीछे, इधर हम एसेट्स से शुरू करते हैं। एसेट्स, उसमें नॉन करंट 3-4 लाइनें मैं छोड़ देता हूं, आप पेपर में 5-6 छोड़ दीजिएगा, और करंट एसेट्स, नॉन करंट और करंट एसेट्स जी। इसके बाद इधर आए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें इक्विटी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम है ही नहीं, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। हाँ, इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऊपर लिख दिया, कर सकते हो अलग अलग हेडिंग्स, बस ऊपर वो लिख दिया वो भी काफी है, लायबिलिटीज की अलग हेडिंग देने की जरूरत नहीं। ओके,
जी, आप अपने ट्रायल से शुरू करें। आई वुड सजेस्ट कि जिस वक्त सवाल नोट बनाने का आ जाए, तो आज के सवाल में रिक्वायरमेंट में देखें नोट मांगा हुआ है, तो मुनासिब है कि बैलेंस शीट का पहले फॉर्मेट बना लें। जी, कैश एट बैंक और कैश एट बैंक करंट और सेविंग अकाउंट, इसके अंदर क्या आप हजरात इसको इकट्ठा करेंगे या अलग अलग शो करेंगे? इकट्ठा करेंगे। अच्छा, इकट्ठा बड़े नोट्स में क्या नाम लिखा हुआ है इसका? वो जो पेज 370, कैश एंड बैंक बैलेंस, इसमें नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ वो फिर ज्यादा तरतीब पे चलना है तो ठीक है, तरतीब पे चल लें, ये ज्यादा मुनासिब है। अगर आपने कौन कौन सी चीजें आ रही हैं इसमें? स्टोर्स एंड स्पेयर्स, करंट एसेट्स में आए ना, स्टोर्स एंड स्पेयर्स है नहीं, स्टॉक है, ट्रेड डेट्स एंड पे लिखते हैं। ठीक है, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस। नोट का नंबर दे दें, हाँ मुनासिब है, उसी तरतीब पे रहें जिस तरतीब पे इसने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, स्टॉक आ रहा है। अच्छा, स्टॉक के अंदर कुछ अदर इंफॉर्मेशन में डाटा तो नहीं पड़ा स्टॉक के बारे में? नो। अदर इंफॉर्मेशन में आपने क्या क्या पढ़ा है? पीपी के बारे में डाटा पढ़ा है, अदर इंफॉर्मेशन में आपने डेटर्स के बारे में डाटा पढ़ा है, अदर इंफॉर्मेशन में एक एडवांस टू सप्लायर के बारे में डाटा है और कैश एंड बैंक के बारे में डाटा है। अदर इंफॉर्मेशन में और कोई डाटा नहीं। स्टॉक के बारे में डाटा है, मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड का ब्रेकअप नहीं, तो बस ठीक है, स्टॉक एंड ट्रेड, स्टॉक एंड ट्रेड। अच्छा, आगे नोट देने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका ब्रेकअप कोई अवेलेबल नहीं। नेक्स्ट आगे चलें, अकाउंट्स रिसीवेबल और प्रोविजन फॉर बैड डेट, अकाउंट रिसीवेबल और प्रोविजन फॉर बैड डेट, ट्रेड डेट्स। हाँ, इसका नोट देंगे। क्यों इसका नोट देंगे? हाँ, क्योंकि इसके अंदर जो है वो डेटा अवेलेबल है अलग अलग। एडवांसेस टू सप्लायर्स, एडवांसेस टू स्टाफ, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स एंड प्रीपेमेंट्स, इस सारे को उठा के कहां डालना है? एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्रीपेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, इसका भी नोट देना पड़ेगा क्योंकि 3-4 चीजों को हम इकट्ठा कर रहे हैं। नेक्स्ट, सेल्स टैक्स रिसीवेबल, टैक्स रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, इसका नोट नहीं देना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ ब्रेकअप नहीं है। नेक्स्ट, फ्री होल्ड लैंड, ये सारा उठा के किधर चला जाएगा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, और कल का आपको याद होगा CWIP भी आ रहा था। नेक्स्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और उसकी अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन आ रही है, ये इंटेंजिबल्स में चला जाएगा। अच्छा, पीपीई का भी नोट बनेगा, बल्कि कल बन चुका है, उसका तो नंबर भी हमें पता है, नोट 1। इंटेंजिबल्स का भी नोट बनेगा। नोट्स मांगे आज, इसलिए फेस के ऊपर सारी लाइंस शो नहीं करनी, लाइंस को क्लब करने की कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा। डेफर्ड टैक्स एसेट साइड पे आ रहा है, लायबिलिटी साइड पे, लायबिलिटी साइड, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लोन, इसमें नोट की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्ट टर्म लोन आएगा करंट लायबिलिटीज में। अकाउंट्स पेएबल और एक्रूड लायबिलिटीज इकट्ठी करके आ जाए, किस नाम से? ट्रेड पेएबल्स, इसका भी नोट बन जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, करंट टैक्स पेएबल, issued, subscribed and paid up capital,
भाई आप एक लाइन इधर छोड़ेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के लिए, वो जो अदर इंफॉर्मेशन के अंदर दिया हुआ है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के लिए एक लाइन छोड़ के इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। इसका भी नोट बनता है कि किसी दिन सिखाया जाएगा आपको शेयर कैपिटल का, लेकिन आज के सवाल में अदर इंफॉर्मेशन में कोई डाटा नहीं है ऐसा। सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस और अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स, इसका भी नोट बनाने की जरूरत नहीं। और रिवैल्यूएशन सरप्लस, जी। फॉर्मेट बनाने के बाद फर्स्टली वी विल मूव टुवर्ड एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2 कल पढ़ ली थी, अब एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2 हमने पढ़ ली थी। एडजस्टमेंट नंबर 1 से कौन सा नोट बना था? नोट, अच्छा अब नोट 1 तो कल बन गया था, यू कैन राइट इट डाउन, 5 to 6, और CWIP में 20 गया था। अच्छा, ये एडजस्टमेंट नंबर 1 वैल्यूअर का नाम वगैरह ये पोस्ट हो गया। अकाउंटेंट हमेशा उल्टा टिक लगाता है, ये जिंदगी में याद रखिएगा, ये एक नॉर्म है। ओके, तो ये एडजस्टमेंट नंबर 1 पोस्ट हो गई। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, ये भी सारा कल हमने पोस्ट कर दिया था, उससे ये सारा एक्सट्रैक्ट कर लिया था। सिर्फ एक चीज रह गई थी पॉइंट 2 के अंदर, वो थी इनटैंजिबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो अब हम इनटैंजिबल्स के बारे में नोट बना लेते हैं। नोट 2, intangibles. Okay, cost, accumulated amortization। intangibles के बारे में कॉस्ट और accumulated amortization। जी, आपको पता है इंटेंजिबल्स के अंदर कोई डिस्पोजल्स तो थी नहीं, एडिशन भी ऐसे ही लिख रहा हूं आपके समझाने के लिए, एडिशंस भी कोई नहीं है। जी, ऐसा काम कभी किया है आपने? ये इंटेंजिबल्स का नोट कभी बनाया? यहां लिख लें छोटा सा, पास पेपर क्वेश्चन 7 IS 38, रिजल्ट से बिल्कुल एक दिन पहले जो क्लास थी सैटरडे को, उसके अंदर नोट बनाया था, और उसी वही फॉर्मेट है नोट का, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल इज इक्वल टू क्लोजिंग ओपनिंग। और याद होगा एक सॉफ्टवेयर था, वो रिडंडेंट किया था, फेंक दिया था, याद आ रहा होगा शायद। ओके, अच्छा ये बात कल जरा मैंने आपसे डिटेल से नहीं की थी, मुझे जरा दोबारा बता दें। अब मैं ये नोट बनाने लगा हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ट्रायल के अंदर ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए या क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए? क्योंकि पहली लाइन में सवाल की क्या लिखा हुआ है? द पोस्ट क्लोजिंग के बाद वाले फिगर्स हैं, प्री क्लोजिंग या पोस्ट क्लोजिंग? क्लोजिंग, सब क्लोजिंग हो चुकी है। अब आप मुझे बता दें ट्रायल के फेज से क्लोजिंग कितना आ रहा है एसेट का? और अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन का 2। ओके, चलें जी, अब रिवर्स वर्किंग करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 हमने कर ली थी कल, एडजस्टमेंट नंबर 2 भी तकरीबन कर ली थी। एडजस्टमेंट 2 के अंदर जो है वो पहला बुलेट पढ़ें। द कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। Building is depreciated at rate of 10% at 5%, whereas 10% depreciation amortization is charged on computer software. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए 10% अमोर्टाइजेशन है। अच्छा भाई, कल आपको क्या तरतीब थी? पहले हमने एसेट अकाउंट पूरा किया था या अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन?
पहले एसेट अकाउंट पूरा किया था। अच्छा, सवाल में कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, पूरा सवाल आपने एंड तक पढ़ लिया है। कोई एडिशन डिस्पोजल मिली? नो, कोई एडिशन डिस्पोजल नहीं। तो जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग होगा। अब वर्किंग में जाके हमने अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट की थी, लेकिन अब वर्किंग वैसे करने की आपको जरूरत नहीं थी क्योंकि बड़ी आसान कैलकुलेशन है। ऑन ओपनिंग, हेडिंग बड़ी आसान सी, ऑन ओपनिंग, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल नहीं, ऑन ओपनिंग। व्हाट इज ओपनिंग? इनटू 10%। जी, 1 is the amortization for the year 1। नाउ पिछले साल तक कितना अमोर्टाइज हो चुका था? 1। दोबारा देख लें, एसेट साल के शुरू वाले पड़े हुए हैं या खरीदे हैं? साल के शुरू वाले पड़े हुए हैं। साल के शुरू वालों को क्या कर दें? अमोर्टाइज कर दिया साल के शुरू वालों को। अमोर्टाइज करके इस साल की अमोर्टाइजेशन बता दें कितनी आ रही है? 1। और ट्रायल के मुताबिक क्लोजिंग अमोर्टाइजेशन इस साल वाली, तो फिर साल के शुरू में कितनी थी? 1। ओके, 10 minus 2, 8. 8 will go on the face of balance sheet. In intangibles, इस सवाल के अंदर रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट्स पे फोकस है उसका, या प्रेजेंटेशन? क्लोजिंग दे दी है, रिवर्स वर्किंग करके ओपनिंग निकलवाए और हमने फेस पे जाके पोस्ट कर दिया। अच्छा, मैं कल की एडजस्टमेंट आपको रिवाइज करवाना चाहता हूं। पॉइंट 2 का सेकंड बुलेट, पॉइंट 2 का सेकंड बुलेट। आप हजरात जरा सोच के बताइएगा, इनटेंजिबल्स के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि इनटेंजिबल बन रहा है, इसी तरह IAS 16 के अंदर भी टेंजिबल कभी कभी बन रहा होता है। अब मैं आपको बिल्कुल इनटेंजिबल्स की तरह पोस्टिंग करके दिखाऊंगा, आप कहेंगे अच्छा ये वो बात थी। पढ़ें, कंस्ट्रक्शन ऑन थर्ड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग, ये पॉइंट मैंने रिवाइज कराना है। कंस्ट्रक्शन ऑन थर्ड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कमेंस्ड ऑन यकम मार्च 15। सही वाली इंटें आना शुरू हो गई, सही वाली इंटें आना शुरू हो गई यकम मार्च 15 को। बिल्कुल कंस्ट्रक्शन शुरू होगी थर्ड फ्लोर के ऊपर, इंटें लग रही हैं यकम मार्च 15 को। एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 30 सितंबर 2015। और उम्मीद की जा रही है कि कब तक खत्म हो जाएगा? जी याद है आपको, IAS 38 में डेवलपमेंट शुरू हुई, डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई, इस दिन से डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली इंटें लगनी शुरू हो गई, इंटें लगनी बंद हो जाएंगी। अब आप मुझे बता दें कि इतना अरसा हम डेवलपमेंट को कैपिटलाइज करते थे, काम शुरू हो गया, इंटेंजिबल बनना शुरू हो गया, इंटेंजिबल बन गया, इसके बाद इतना अरसा कैपिटलाइज करते थे, जो खर्चा आता था उसके बाद यहां पे कैपिटलाइजेशन बंद करके आज के बाद डेप्रीशिएट करना शुरू कर देते थे। सिमिलरली सवाल कह रहे हैं काम शुरू हुआ है डेवलपमेंट का यकम मार्च को, लेकिन अब आप डेवलप बिल्डिंग कर रहे हैं और मुकम्मल हो गया काम 30 सितंबर 2000, हो गया नहीं, हो जाएगा, इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, बिकॉज हम 30 जून 15 को खड़े हैं। द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 20। ये 20 मैं ऐसे बनाना चाह रहा था, कल टाइम नहीं था। ये जिस तरह इंटेंजिबल में हम नहीं करते थे, ये 20 कितने अरसे का खर्चा है? हमारे साल का खर्चा है या इसमें अगले साल का भी शामिल है? हमारे साल का खर्चा है। अब यहां खड़े होकर जब आप थर्ड फ्लोर को देखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड फ्लोर कोई ऐसे ऐसे नजर आ रहा होगा, या थर्ड फ्लोर ऐसे नजर आ रहा होगा,
ऐसे तो नहीं नजर आ रहा होगा अभी, तो अगले साल इसमें थोड़ा सा नहीं, तो 30 जून को अंडर प्रोग्रेस नजर आ रहा होगा या मुकम्मल नजर आ रहा होगा। अब अगर आप यहां खड़े होकर इस 20 को देखेंगे और सोचेंगे इस 20 को मैंने क्या करना है, तो इस 20 को बैलेंस शीट के फेस पे शो नहीं करना पीपीई में, इस 20 को बैलेंस शीट के फेस पे शो करना है CWIP में। अच्छा, एक कुछ कभी कभी लोग अजीब सवाल क्लास के बता के पूछते हैं कि जी ये तो 3 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाना है, तो इसको आप करंट एसेट्स में शो कर दें। पता नहीं क्या सोच है। एक बंदे ने एक दफा सवाल पूछा, ये तो 3 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाना है, तो इसे आप करंट एसेट में शो कर दें। ना 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 भाई, ये ईंट बजरी सीमेंट लगी हुई है, ये बिल्डिंग का पार्ट है, ये बिल्डिंग हमेशा नॉन करंट एसेट है। बिल्डिंग बन जाएगी तो भी नॉन करंट एसेट, बन रही होगी, बनने वाली होगी तो भी नॉन करंट एसेट। ये नहीं कि इसको करंट एसेट्स के अंदर उठा के शो कर दें। सिमिलरली डेवलपमेंट के बारे में भी सुन लें। इंटेंजिबल डेवलप करना शुरू कर दिया, अभी 20 मिलियन का खर्चा हुआ, 10 मिलियन का अगले साल होना है। यहां पे खड़े होकर 20 मिलियन विल बी शोन एज अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन नॉन करंट एसेट, क्योंकि इंटेंजिबल जब नॉन करंट एसेट में आता है तो उसकी डेवलपमेंट भी नॉन करंट एसेट में आएगी। पीपीई ने जब मुकम्मल होके नॉन करंट एसेट में जाना है, तो पीपीई जब तक मुकम्मल ना हो तब तक भी कहां आता रहेगा, नॉन। ये मतलब नहीं कि 3 महीने बाद मुकम्मल हो जाने तो करंट एसेट में डाल दो, तो क्या मतलब 3 महीने बाद पड़ेगी अब करंट एसेट में रहेगा पूरी जिंदगी, फिर उठा के करंट में नॉन करंट में डालोगे? नो। तो 3 महीने का इससे कोई चक्कर नहीं था। वो वैसे बता रहा था कि डेवलपमेंट मैंने शुरू कर दी है, इंशाल्लाह अगले साल डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाएगी। बहरहाल यहां पे खड़े होकर जितनी ईंट बजरी सीमेंट लग चुकी है उसको आप बैलेंस शीट के फेस पे नॉन करंट में शो कर दें, डिप्रिशिएट करने की इजाजत नहीं है। अगला उसने लिखा था वॉज कैपिटलाइज ऑन 30 जून 15 की रात को कैपिटलाइज किया है। इसलिए अगर जहन में यह सवाल आता कि इस कैपिटलाइज होने की वजह से डेप्रिसिएशन भी गलत कैलकुलेट हो चुकी है, तो जवाब है नो, क्योंकि साल के आखिरी दिन अगर कैपिटलाइज किया तो डेप्रिशिएट नहीं किया। बस एक प्रेजेंटेशन एरर थी कि फेस पर हमें अलग से CWIP नजर नहीं आ रहा था, तो हमने कहा शायद वो फिर कहां पड़ा होगा, बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग से निकाल के हमने फेस पे अलग से शो कर दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, अदर इंफॉर्मेशन में जिस जिसके बारे में बताया होगा उसका हम नोट बनाते रहेंगे, जिसके बारे में नहीं बताया होगा उसको एज इट इज एंड पे पोस्ट कर देंगे। नोट 1 और 2 बन गया, मैं मिटा रहा हूं। ओके, 50% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। जी, अकाउंट रिसीवेबल को इन्वर्टेड कॉमर्स लगाएं। अकाउंट रिसीवेबल को इन्वर्टेड कॉमर्स लगाएं। ए से शुरू करें इन्वर्टेड कॉमर्स लगाना और रिसीवेबल के ई पे खत्म करें। ट्रायल के अंदर जाके ढूंढें अकाउंट रिसीवेबल कहां पड़े हुए हैं, दरमियान में, ऊपर, नीचे? ऊपर पड़े हुए हैं अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल कितने पे पड़े हुए हैं? 60 पे। ये नोट नहीं है, ये आपके समझने के लिए। 50% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल यानी कितने? 30। 50% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल वर सिक्योर्ड, इनका नाम बताएं। सिक्योर्ड। 50% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल वर सिक्योर्ड एंड कंसिडर्ड गुड। एक बात याद रखिएगा, सिक्योर्ड हमेशा ही गुड होता है। ऐसा करें, सिक्योर्ड को अंडरलाइन करके ऐसे गुड की तरफ एरो खींच लें। सिक्योर्ड हमेशा ही गुड होता है। वजह बता दें क्यों? डेटर अगर सिक्योर है तो गुड है, वजह बता दें। हाँ, अगर वो डेटर भाग भी जाए तो हम उसकी खुवाई हुई सिक्योरिटी बेच सकते हैं, इसलिए सिक्योर्ड हमेशा ही गुड होता है। 50% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल वर सिक्योर्ड एंड कंसिडर्ड गुड। ओके, नेक्स्ट। 10% ऑफ अनसिक्योर्ड। वेट,
वेट 10% ऑफ अनसिक्योर्ड की तरफ ना जाएं, पहले मुझे बता दें अनसिक्योर्ड हैं कितने। अनसिक्योर्ड हैं कितने 30। 10% ऑफ अनसिक्योर्ड, दोबारा से पढ़ें जरा, नहीं दोबारा से पढ़ें, 50% ऑफ रिसीवेबल वर सिक्योर्ड। देखें 50% ऑफ रिसीवेबल वर, व्हाट डज इट मीन कि 50% ऑफ रिसीवेबल आर अनसिक्योर्ड। ये बात तो पहली लाइन से दो बातें पता चली थी, पहले लाइन से एक बात नहीं पता चली थी। पहले लाइन से पता चला था 50% सिक्योर्ड है, तो ये भी पता चल गया था 50% अनसिक्योर्ड है। 10% ऑफ अनसिक्योर्ड, 10% ऑफ अनसिक्योर्ड were considered doubtful। जी कितना आ गया 3। जाके देखें ट्रायल के फेस के ऊपर प्रोविजन का बैलेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है। इसका मतलब है ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है, सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। अब ये हमें क्यों बता रहा है प्रेजेंटेशन के लिए, ये हमें क्यों बता रहा है प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। अब ये 3 क्या हैं डाउटफुल, बाकी डाउटफुल नहीं है। यहां तक नोट कर लें अपने समझने के लिए। आगे मैं नहीं पढ़ रहा, आगे मैं पढ़ता हूं अभी, यहां तक नोट कर लें। इंग्लिश पढ़ के नोट करें। ओके क्या करें जी बाकी 90% का डाउटफुल, अनडाउटफुल या गुड होंगे। सिक्योर जरूरी नहीं सिक्योर ही हो तो गुड हो, अगर सिक्योर नहीं है तो भी गुड हो सकता है। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस हमें अंदाजा है ये बंदा पैसे लेके नहीं भागेगा। ओके अच्छा, इंट्रो की क्लास में आप इसी तरह प्रोविजन निकालते थे, देखें कैसे। अभी तो जो ट्रायल में गिवन है वो भी 3 है। इंट्रो की क्लास में आप इसी तरह प्रोविजन निकालते थे कैसे। आपको दिया होता था डेटर हमारे 60 हैं, 60 में से 30 ने सिक्योरिटी रखवाई हुई है, तो मसला किन में है 60 में से 30 ने सिक्योरिटी रखवाई हुई है, मसला किस में है 30 में। बाकी जो 30 में मसला है उनके बारे में कहता था आ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी कैलकुलेटेड एट 10% ऑन रिमेनिंग डेटर्स। रिमेनिंग का मतलब होता था गुड माइनस कर दो, रिमेनिंग पे 10%, तो आप ये वाला 30 पकड़ते थे, इस पे 10% लगाते थे। इंट्रो की क्लास में 1-2 सवाल जरूर आपने ऐसे किए होंगे जिसमें 60 पे डायरेक्ट 10% नहीं लगाया होगा, कोई 1-2 सवाल। अक्सर सवाल तो ऐसे किए होंगे डेटर का कैरी डाउन जो आ रहा होता था ट्रायल में उसे पकड़े और पकड़ के 10% लगा दें, 60 into 10%, 6 प्रोविजन का कैरी डाउन है। अक्सर सवाल आपने इंट्रो की क्लास में ऐसे भी किए होंगे जिसमें आपने 60 को पकड़ के कुछ को तो पहले ही बाहर फारक कर दिया होगा, 60 - 30। जैसे फिक्स्ड एसेट नहीं होते, फिक्स्ड एसेट में जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की बारी आती है आप कहते हैं ये तो फुली डेप्रिशिएटेड है, इनको तो निकालो बाहर, बाकियों को डेप्रिशिएट कर लेते हैं।
इसी तरह डेटर्स में भी ये कॉन्सेप्ट है, ये तो डेटर दे के ही जाएंगे, बाकी कितने बचे 30, बाकी जिन्होंने सिक्योरिटी नहीं रखवाई भी सारे भाग जाएंगे? नहीं भाई, इतनी भी लुटनी दुनिया के कारोबार चल रहे हैं, और ऐसी बात नहीं जो सिक्योरिटी नहीं रखवाता पैसे नहीं देके जाता। बाकी 30 में से बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस हमारा अंदाजा है कि 10% नहीं देके जाते, तो बाकी कितने देके जाएंगे 27। ओके, नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू। अब आपने क्या करना है, अब आपने पेपर में इस 30 का नाम लिखना है, इस 3 का नाम लिखना है, इस 27 का नाम लिखना है, और नाम लिख के इसको बेटर प्रेजेंटेशन बना देनी है। अब हम नोट बनाने लगे हैं, आज फर्स्ट टाइम डेटर का, इंट्रो की क्लास में कभी नहीं बना था। नोट नंबर, डेटर का नंबरिंग दे देते हैं अभी, 3 4 5 6 जी। नोट नंबर 3, ट्रेड डेट्स। आगे नहीं पढ़ना, जो सवाल में लिखा हुआ है आगे नहीं पढ़ना जी। बॉर्डर से फिगर्स पकड़े, बॉर्डर से ये बॉर्डर है, बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर। 30 का नाम बताएं। डेटर सिक्योर्ड गुड्स, बोले कितने हैं 30 जी। इसका नाम बताएं 27 का, डेटर अनसिक्योर्ड गुड। गुड मैंने क्यों लिखा है यहां पे, सवाल मैंने लिखा हुआ था क्योंकि इनके साथ डाउटफुल लिखा हुआ है, उनके साथ मैंने गुड लिख दिया। डेटर अनसिक्योर्ड गुड्स कितने 27। इसको मैंने कॉलम में लिख रहा हूं ताकि अनसिक्योर्ड लग रहे हैं। डेटर अनसिक्योर्ड डाउटफुल कितने 3। इसका भी सब टोटल 30। ओके, हाँ अनसिक्योर्ड गुड होते हैं, अनसिक्योर्ड गुड होते हैं, दुनिया के कारोबार चल रहे हैं, आप लोगों से कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाती, लेकिन आपको क्लास में बैठने दिया जाता है। दुकानदार इतनी ज्यादा क्रेडिट सेल करता है और वो कोई सिक्योरिटी नहीं लेता, और वो कहता है ये बंदा पैसे देके जाएगा। अनसिक्योर्ड तो गुड होते हैं तो दुनिया का काम चल रहा है, वरना कैसे दुनिया का काम चले। और आप देख लें पूरी दुनिया में ये नॉर्म बहुत कम है सिक्योरिटी लेने वाली। दुकानदार मोहल्ले में जितने भी लोगों को चीजें बेचता है तो उसने कॉपी रखी होती है, नाम लिख के चीज बेच देता है, कोई उसने दुकानों पे सिक्योरिटी नहीं रखी होती। तो अनसिक्योर्ड गुड होना ये तो नॉर्मल बात है, अनसिक्योर्ड का डाउटफुल होना बता दिया करेगा, वरना आम हालात में अगर कारोबार दुनिया के चलाने हैं तो अनसिक्योर्ड गुड ही होते हैं। मैं यही कह रहा था, सवाल ने नहीं बताया था, लेकिन जाहिर सी बात है 30 में से बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस अंदाजा है कि 10% भाग जाएंगे तो कितने परसेंट दे के जाएंगे 90% देके जाएंगे। सिक्योरिटी से ही गुड नहीं बनता, अनसिक्योर्ड का वो हिस्सा जो डाउटफुल नहीं है वो भी क्या बन जाता है, गुड बन जाता है। ओके, ये मैंने ट्रायल से क्या उठाया है पहले तो देख लें, मैं ये सब उठा चुका हूं 30 3 27, ठीक है। अब ट्रायल के फेस पे जाएं, कितना पड़ा हुआ था 30 + 30, ट्रायल के फेस पे जाएं कितना पड़ा हुआ था 60 उठा लिया, लेकिन ट्रायल के फेस पे क्या पड़ी हुई है, प्रोविजन भी पड़ी हुई है। ट्रायल के फेस पे क्या पड़ी हुई है, प्रोविजन भी पड़ी हुई है। अब मुझे प्रोविजन को इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, लेस। आपको पता है ये भी ग्रॉस डेटर है, अभी प्रोविजन इसमें पड़ी हुई है, मैंने माइनस नहीं की, इसमें पड़ी हुई है, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मुझे बता दें ट्रायल के फेस पे कितना आ रहा है, कैरिड डाउन 3। ओके, ये नेट कितने हो गए 27, 30 + 27 57। अच्छा, ट्रायल के फेस पे पड़े हुए थे 60 और 3, 60 - 3 57,
57 ही हमने उठाया, वो भी क्लोजिंग थे, हमारा भी क्लोजिंग है, हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं की क्योंकि ऑलरेडी फिगर्स क्लोजिंग पे पड़ी थी। सारी बातों का मकसद यूजर को बताना, इतने अच्छे हैं क्योंकि सिक्योरिटी दी हुई है, इतने अच्छे हैं सिक्योरिटी नहीं भी दी हुई फिर भी अच्छे हैं, कोई मसला नहीं। इतनों ने सिक्योरिटी नहीं दी हुई, हमारा शक है ये पैसे लेके भाग जाएंगे। बैड डेट्स को शो नहीं करेंगे, बैड डेट्स 60 तक पहुंचते हुए ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। मैं आगे देख रहा हूं फुल स्टॉप के आगे क्या इंफॉर्मेशन है वो भी मैं पढ़ता हूं। किसको? नहीं, अलग अलग। ओके, नेक्स्ट। Bad debt expense for the year amounted to 1 million and an amount of 1.4 million was written off during the year. अब मुझे बता दें, आपके जहन में आ सकता था कि इनकी अभी हमने एंट्रीज करनी है, बैड डेट एक्सपेंस की भी एंट्री करनी है, बैड डेट रिटर्न ऑफ की भी एंट्री करनी है, आपके जहन में आ सकता था। लेकिन पिछले सफे के टॉप पे जाके देखें ट्रायल के साथ क्या लिखा हुआ है, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। अगर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस लिखा हुआ है तो इस बात का क्या मतलब है, ये एंट्री सारी हो चुकी हैं या हमने करनी है? हो चुकी हैं। ये इन सारी बातों का जवाब है जो पिछले सफे के टॉप पे लिखा हुआ है। अब हमने एक छोटा सा सब नोट बनाना है प्रोविजन का, नोट 3.1। इस सब नोट के बनाने से पहले प्रोविजन का टी काउंट बनवा दें जो आपने सीखा हुआ है IAS 12 में। बैड रिटर्न ऑफ कैरिड आउट। ट्रायल के फेस पे जाएं, कितना पड़ा हुआ है बैलेंस? 3 पड़ा हुआ है। अच्छा, ट्रायल के टॉप पे क्या लिखा हुआ है? पोस्ट क्लोजिंग। तो ये 3 क्या है? क्लोजिंग। अब अदर इंफॉर्मेशन में आए, बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1। मैं जनरल एंट्री नहीं कर रहा, मैं रिवर्स वर्किंग करके ब्रॉड डाउन निकाल रहा हूं, जिस तरह कल पीपी में निकाला था। एन अमाउंट ऑफ 1.4 मिलियन वॉज रिटर्न ऑफ या टू बी रिटर्न ऑफ। सवाल बनाने वाले ने भी बहुत एहतियात किया, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जिनसे फील हो के जनरल एंट्री होनी है। वॉज रिटर्न ऑफ अमाउंटिंग टू रुपीज 1.4 मिलियन जी 3.4। अब इसको स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर देंगे, ये बन जाएगा नोट 3.1। प्रोविजन, इसको प्रोविजन की मूवमेंट कह दें, प्रोविजन की मूवमेंट स्टेटमेंट फॉर्म में ओपनिंग प्लस बैड एक्सपेंस माइनस रिटर्न ऑफ इज इक्वल टू क्लोजिंग। जी, ट्रायल में कितना दिया हुआ है? 3। रिटर्न ऑफ बैड एक्सपेंस ओपनिंग 3.4। पेपर में ये नहीं करना।
ओके, पॉइंट नंबर 4, डेटर के नोट में आपने क्या सीखा? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड को अलग अलग करना है। अच्छा, बैड किस में से होगा? सिक्योर्ड में से, अनसिक्योर्ड में से? अनसिक्योर्ड में से। अच्छा, इन द एंड आपने एक चीज जरूर चेक करनी है, ये क्रॉस चेक सुन लें। ट्रायल में कितना आ रहा है? 60 और 3 अलग अलग, 60 माइनस 3 50, तो यहां भी आपका कितना आना चाहिए? 57। अच्छा, किसी पूछने वाले ने पूछा 60 का ब्रेकअप क्या है? ट्रायल में कितना आ रहा है? उंगली रखें, 60। किसी पूछने वाले ने पूछा 60 का ब्रेकअप क्या है? आपने कहा 60 में 30 वो लोग हैं जिन्होंने सिक्योरिटी दे के गए हुए हैं, 30 ने सिक्योरिटी नहीं दी हुई, इसमें से हमारे ख्याल से 3 भागेंगे और 27 दे के चले जाएंगे। अब जो 3 भागेंगे उनको माइनस कर दें बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, ताकि पता चल जाए इन्होंने भाग जाना है। तो 27 इसमें से पैसे देके जाएंगे, 30 टोटल इसमें से देके जाएंगे, यानी ग्रैंड टोटल 57 बनेगा। ओके, पॉइंट 4, इसमें कोई थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो गया, किसी जगह आपने प्लस की जगह माइनस कर दिया, मोटे मोटे फॉर्मेट के मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें परेशान ना हुआ करें। आई एम गोइंग टू सिक्योर 100% मार्क्स। पॉइंट 4, all advances given to suppliers are considered good। पिछले सफे पे आए, एडवांसेस टू सप्लायर्स कितने आ रहे हैं? 16। नोट 3 57। जी, हमारा साल बताएं। 30 जून 2015। एडवांस टू सप्लायर का बैलेंस कितना आ रहा है ट्रायल में? ट्रायल में ओपनिंग है या क्लोजिंग है? क्यों? पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल में ये जो बैलेंस आ रहा है इसके पीछे जनरल एंट्री, अच्छा ट्रायल में डेटर आ रहे हैं, पीछे जनरल एंट्री क्या हुई होगी? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। ट्रायल में कैपिटल आ रहा है, एंट्री क्या हुई होगी? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। ये ट्रायल में 16 आ रहा है, ऐसे ही पूछ रहा हूं, अकाउंटेंट ने एंट्री क्या की होगी? एडवांस टू सप्लायर डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से? 16 से। ये एंट्री अकाउंटेंट कर चुका है या हमने पेपर में करनी होगी? अकाउंटेंट कर चुके हैं। मुझे कैसे पता चला ये एंट्री अकाउंटेंट कर चुका है? क्योंकि पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस लिखा हुआ है। अच्छा, एडवांस टू सप्लायर कैसे गुड हो सकता है? अच्छा, एडवांस टू सप्लायर की नेचर बताएं। रॉयल फैन वाले हैं, ये किस सप्लायर को एडवांस देंगे? जिससे लोहा खरीदना है। किस सप्लायर को एडवांस देंगे? जिससे लोहा खरीदना है। रॉयल फैन वालों को पता चला यार लोहा महंगा हो रहा है, रॉयल फैन वालों को पता चला लोहा महंगा हो रहा है। रॉयल फैन वालों ने लोहे वाले से बात की, लोहे वाले ने कहा यार मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे अगर तू पैसे अभी दे दे, एडवांस पकड़ा दे, मुझे पैसे अभी दे दे। अगर तू मुझे पैसे अभी देता है तो फिर ऐसा करेंगे, मैं लोहे का रेट फिक्स कर देता हूं, जो आज के रेट पे तुझे बेच देता हूं, मुझे पैसे अभी दे दे। अगले 2-3 सालों में जितना तूने लोहा खरीदना है ना बता दे, आके पैसे दे जा। हम उसे 16 मिलियन दे के आ गए। जैसे ही हमने उसे 16 मिलियन दिए, हमारे पास लोहा आया या आने की उम्मीद लग गई, एंट्री क्या करेंगे? राइट टू रिसीव लोहा इन फ्यूचर डेबिट। इसका मुश्किल सा नाम है एडवांस, असल इसका नाम है राइट टू रिसीव लोहा। एडवांस के अगेंस्ट कैश नहीं आता, एडवांस के अगेंस्ट गुड्स आती हैं। तो हम एंट्री करेंगे राइट टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर डेबिट। असली अकाउंट ये बनना चाहिए जिससे स्टूडेंट के लिए भी आसानी हो। इस अकाउंट का नाम होना चाहिए राइट टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर। तो हम एंट्री करेंगे राइट टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर डेबिट एंड कैश
क्रेडिट। अब जब अगले साल वी विल रिसीव द लोहा, हम क्या एंट्री करेंगे? पर, हमारी परचेज है, नॉर्मल परचेज है, परचेज डेबिट। अब ये क्रेडिटर नहीं है हमारा, हमने एडवांस में पैसे दे दिए हैं, परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट नहीं, परचेज डेबिट, एडवांस क्रेडिट। अच्छा, अब सवाल में एक लाइन सी लिखी हुई है, अगला साल एंड होने 30/6 को, उससे अगला साल एंड होने 30/17 को, ऐसा ही है। सवाल में यहां पे कुछ बता रहा है, ऐसे ही कुछ 1.5 साल बाद की बात बता रहा है, कुछ क्या बता रहा है? 1.5 साल बाद की कोई बात बता रहा है। ऑल एडवांसेस गिवन टू सप्लायर आर कंसिडर्ड गुड। पहले इस बात का मतलब बता दें, सारों के अगेंस्ट चीजें आएंगी, ये इस बात का मतलब है, सारों के अगेंस्ट चीजें आएंगी। डेटर गुड का क्या मतलब होता है? पैसे आएंगे। एडवांसेस गुड का क्या मतलब होता है? चीजें आएंगी। चीजें आने की उम्मीद है, परेशानी की बात नहीं कि वो एडवांस लेके भाग गया है। एडवांस भी बैड हो सकता है ना, आपने एडवांस पकड़ाया, अगले दिन वो लोहे की दुकान ही बंद, एडवांस बैड हो गया। हर एसेट बैड हो सकता है, कैश भी बुरा हो सकता है, बैंक के अंदर पैसे भी गायब हो सकते हैं, डेटर भी बुरा हो सकता है, कुछ भी बुरा हो सकता है। एडवांस एसेट है, ये भी बुरा हो सकता है। ऑल एडवांसेस आर गुड। इसका फायदा क्या होगा? जब हम नोट्स बना रहे होंगे ना, तो हम जहां भी एडवांस का लफ्ज आएगा वहां डैश गुड लिख देंगे, ताकि एग्जामिनर को पता चले हमने बताया कि इट इज गुड। एंड इंक्लूड्स एन अमाउंट ऑफ 4 million पेड फॉर द गुड्स, ऐसी चीजों के लिए दिया है विच विल बी सप्लाइड ऑन दिसंबर 31/16। कहते हैं चार की गुड्स, 4 का लोहा रिसीव होने 1.5 साल बाद। मेरे ख्याल से मुझे बाकी अज्यूम कर लेना चाहिए कि बाकी 12 का कब रिसीव होना है, बता दें। इसी साल तो नहीं, इस साल के एंड पे तो ट्रायल में 16 पड़ा हुआ है, इस साल तो नहीं रिसीव होना। हाँ, 1 साल के अंदर अंदर रिसीव हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। इससे वैसे अच्छी इंग्लिश ये लिखनी चाहिए थी कि इस साल में रिसीव होगा, लेकिन उसने इस साल की एक डेट पकड़ी और उसने कहा इस दिन 4 रिसीव होगा, तो भाई मजबूरन मैं यही अज्यूम कर सकता हूं कि इस साल फिर कितना रिसीव हो जाएगा, कितना? 12। अब मुझे बता दें, इफ 16 इज दिस, 4 इज दिस, देन बैलेंसिंग 12, ठीक है। ये 12 की एंट्री क्या होगी और 12 की एंट्री क्या होगी? ये फ्यूचर की जनरल एंट्रीज हैं, ये फ्यूचर की जनरल एंट्रीज हैं जो पेपर में नहीं करनी हमने, लेकिन आपके समझने के लिए कर रहा हूं। परचेज डेबिट और परचेज डेबिट, एडवांस क्रेडिट। बट यहां खड़े होकर फ्यूचर को देखते हुए बताएं कितना एडवांस 1 साल के अंदर एडजस्ट हो जाने और कितना 1 साल के बाद एडजस्ट होने। इसको कहां डालेंगे और इसको इधर देखें, ये देखें, एडवांस टू राइट टू रिसीव गुड्स आफ्टर 1.5 years, राइट टू रिसीव गुड्स आफ्टर 1.5 years, ये कितना? 4। वो इस एडवांस को अपने नॉन करंट लाइबिलिटीज में दिखा रहा होगा और हम इस एडवांस को अपने नॉन करंट एसेट्स में दिखा रहे हैं, राइट। इसकी नरेशन क्या है? इसकी नरेशन क्या है? राइट टू, पेपर में नहीं लिखनी, राइट टू रिसीव गुड्स आफ्टर 1.5 years, 1.5 साल के बाद चीजें मिलनी है। मैं यहां खड़ा हूं ना, 1.5 साल के बाद चीजें मिलनी। करंट को फेस पे शो नहीं करना क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें आ जाएंगी। फिर करंट को हम डिसाइड कर चुके हैं किसमें शो करना है, नोट 4, क्योंकि एडवांसेस के साथ कुछ डिपॉजिट्स भी हैं, डिपॉजिट्स के साथ कुछ प्री पेमेंट्स भी हैं। तो ये आपसे सुबह ही बात हो गई थी कि कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्लब करें, तो मैं नोट 4 भी अब साथ खोल लेता हूं ताकि 12 भी पोस्ट हो जाए। नोट 4। अच्छा,
अच्छा, इस तरह के आपने प्रॉफिट एंड लॉस के नोट बनाए थे परसों के सवाल में? फाइनेंस कॉस्ट 1 2 3 4 चीजें, कॉस्ट ऑफ सेल 3 4 चीजें जी। नोट 4 क्या है? एडवांसेस, डिपॉजिट्स एंड प्रीपेमेंट्स। इसमें एडवांस टू सप्लायर टोटल कितने? 16। 4 कहां फेंक दिए? नॉन करंट में। 12 कहां फेंक दें? करंट में। इसी तरह एक पास पेपर के सवाल में लोन की एडजस्टमेंट है, वो भी प्रेजेंटेशन की एडजस्टमेंट है। लोन है 16, 4 इधर पे करना है, तो फिर 12 इधर पे करना होगा। लेकिन लोन में आमतौर पे ऐसे नहीं बताता। लोन में सुनने कैसे बताया करेगा? लोन में ऐसे बताया करेगा, लोन है 16, इस साल 12 पे करना है। लोन में आमतौर पे ऐसे बताता है, तो बाकी बाद में। तो ये एक प्रेजेंटेशन एडजस्टमेंट है। अच्छा, एडवांस में 4 का एडवांस पड़ा है, इज इट एन एरर? Is it an error? It is not an error, it is just presentation. 16 यही था ना, अदर इंफॉर्मेशन। 16 में 4 का एडवांस भी पड़ा है, बाकी 12 का भी पड़ा होगा। एडवांस में एडवांस का पड़ा होना ये एरर नहीं है कि हम समझते रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एडजस्टमेंट है 0.4 वाली। इट वाज नॉट अ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एडजस्टमेंट। ओके, अभी बाकी इंफॉर्मेशन इसकी आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 खत्म हो रहा है, सवाल खत्म हो रहा है, खुशी। पॉइंट नंबर 5, कैश एट बैंक इन सेविंग अकाउंट कैरी इंटरेस्ट रेंजिंग फ्रॉम 3 to, कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट ही नहीं किया हुआ? कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं किया हुआ? तो रेक्टिफिकेशन की एडजस्टमेंट है या प्रेजेंटेशन की? प्रेजेंटेशन की। कैश एंड बैंक कौन सा नोट है? नोट 5। कैश एंड बैंक क्या करें? ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें या स्टेटमेंट फॉर्म को बना दें? यानी कि टेबुलर फॉर्म में लिखें या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं। टेबल शेबल क्या बनाना? 3 to 7, इसमें कोई ऐसा टेबल तो नहीं बनेगा। तो सवाल की इंग्लिश रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। सवाल की इंग्लिश थोड़ा सा नीचे करके रिप्रोड्यूस कर देते हैं। कैश एट बैंक इन सेविंग अकाउंट कैरी इंटरेस्ट ranging from 3% to 7% per annum. Okay, you should feel yourself where you are standing today. कहाँ आप खड़े हैं? इंट्रो की क्लास में आप आए थे तो आपको दिया जाता था ट्रायल, और शुरू वाली 10-15 क्लासों में ट्रायल देके कहा जाता था प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाएं। अच्छा, फिर आप आगे बढ़े तो इंट्रो के फाइनल अकाउंट का सवाल आया तो उसमें ट्रायल दिया जाता था और अदर इंफॉर्मेशन में ट्रायल के अंदर हुई हुई गलतियां बताई जाती थी। और फिर जब आप FR2 में आए तो पिछले 2 सवालों में इसी तरह था। 2 सवाल हमने क्लास में किए थे, एक मूनलाइट वाला और एक और सवाल किया था क्लिफ्टन वाला। इन दोनों सवालों के अंदर ट्रायल दिया हुआ था और इंट्रो की क्लास के पैटर्न पे अदर इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट्स बताई हुई थी। द फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज रिव्यूड दैट इट वाज नॉट अ रेंटल, इट वाज अ फाइनेंस लीज। इस तरह की एरर्स बताई हुई थी। द रिवैल्यूएशन इज येट नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स। इस तरह की एरर्स बताई हुई थी। डेफर्ड टैक्स एसेट इज टू बी क्रिएटेड अमाउंटिंग टू रुपीज इतने। इस तरह की एरर्स बताई हुई थी। तो पिछले 2 सवाल हमने इस पैटर्न पे किए, लेकिन आज के सवाल में वो आपको बहुत आगे ले गया है। उसने ट्रायल स्टार्ट पे ही लिख दिया ये क्लोजिंग है। इट मींस यू डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट।
अब वो जो प्रिंट होके यूजर के पास पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानी है, वहां पे क्या डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन बेटर फॉर्म के अंदर शो हो सकती है, उसकी तरफ आपको लेके जा रहा है। हाल बजाय के रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करें और हर एडजस्टमेंट में पढ़ के आपको कहूं ये डबल एंट्री पोस्ट हो रही है, नहीं, डबल एंट्री कोई पोस्ट नहीं हो रही। नेक्स्ट, ऑथराइज शेयर कैपिटल इज ₹500 मिलियन। इक्विटी में ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, लेकिन एक चीज जरूर करनी है, वो सुन लें, रुपीस पे नहीं जाना, पहले आपने ये लिखना है 50 मिलियन शेयर्स। यही मतलब है ना ₹500 मिलियन का, 10 रुपए का शेयर होता है ना। ये रूल नहीं है, पिछले सफे पे लिखा हुआ था ब्रैकेट में, फिर पता चला रूल नहीं है, 10 रुपए का शेयर होता है, पिछले सफे पे लिखा हुआ था 50 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये पेपर में नहीं लिखना अगर नोट ना मांगे हो, अगर नोट मांगे हो तो ये ब्रैकेट में बात पेपर में लिखनी है आपने। इससे पहले मैंने किसी सवाल में ये नहीं लिखी थी जी। बताएं कितना आ गया? रुपीज इन मिलियन के अंदर हमारी बैलेंस शीट बन रही है, रुपीज इन मिलियन। और एक और बात सुन लें, डबल अंडरलाइन, क्योंकि ये फिगर कहीं यूज नहीं होनी, टोटल का पार्ट नहीं बननी। ये वो पैसे जो हम इकट्ठा कर सकते हैं, जरा पिछले सफे पे जाके जो पैसा इकट्ठा किया वो इससे कम होगा। पिछले सफे पे जाके देखें जो पैसा इकट्ठा कर चुके हैं ट्रायल में, वो इससे कम होगा, सिर्फ 400। और मैक्सिमम कहां तक सरमाया इकट्ठा कर सकते हैं? 500 मिलियन तक। अभी तक सिर्फ कितना किया है? 400। ऑल अदर इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट। लेट्स स्टार्ट ट्रायल जी। नोट फॉर्म में बाकी चीजें आएंगी ना ट्रायल से, इसलिए मैं कह रहा हूं ट्रायल से शुरू करें। ट्रायल में पहली लाइन से शुरू कर दें जी। कैश एट बैंक, ट्रायल में पहली लाइन से शुरू कर दें। कैश एट बैंक, करंट अकाउंट। एक चीज मैं भूल गया हूं, आपने भी याद नहीं कराई, मैंने बोला भी था, गुड गुड, बताना है कि ये एडवांसेस गुड हैं, चीजें आएंगी इनके बदले। ओके, स्टॉक। कल कल को आपके टाइम में पेपर आएगा, अदर इंफॉर्मेशन में मटेरियल लेबर नहीं, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड का ब्रेकअप दिया होगा, तो वो नोट बना के ब्रेकअप उसका शो कर दीजिएगा जी। अकाउंट रिसीवेबल 60 - 3 57। एडवांस टू सप्लायर 4 12 16। एडवांस टू स्टाफ 6। कहां क्लासिफाई करना है एडवांस टू स्टाफ? एडवांसेस, डिपॉजिट्स एंड प्रीपेमेंट्स। जी मोहतरम, हाँ स्टाफ वाला एडवांस करंट होता है। चलें, भाई ने सवाल पूछा है, एडवांस टू स्टाफ पे भी बात कर लेते हैं। एडवांस टू स्टाफ की क्या एंट्री हो चुकी होती है? हम खड़े हैं 30/15 पे, क्या एंट्री हो चुकी होगी? एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है, ये एंट्री हो चुकी होगी। इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 30/15, कितने से? 6 से। हुआ क्या होगा? एम्प्लॉय गया होगा एम्प्लॉयर के पास, एम्प्लॉयर से कहा होगा यार मुझे थोड़ा पैसे दे दो, उसने कहा होगा नहीं है यार मुझे भी जरूरत है, मेरा ना घर बन रहा है तो मुझे पैसे दे दो तुम। तो एम्प्लॉयर ने उसको पैसे दे दिए। अब एम्प्लॉयर ने कहा अगले साल
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने तुम्हारी तनख्वाह में से एक एक करके मैं काटता रहूंगा पैसे, बाकी तनख्वाह तुम्हें दे दिया करूंगा। एडवांस पकड़ लिया इसने। अब जब अगले साल एम्प्लॉय सर्विस देगा तो एम्प्लॉयर एंट्री करेगा सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट। नो, कैश तो दे चुके हैं एडवांस में, तो असल में सैलरी एडवांस में दी है, ये समझ लें आप, सैलरी एडवांस में दे दी है। अब वो उधर मैंने एंट्री की थी ना, परचेज डेबिट एडवांस क्रेडिट, उधर गुड्स आ रही थी, अब इधर क्या आएंगी, सर्विसेज। और अगर एम्प्लॉय भाग जाए एडवांस लेके तो भी ये एडवांस बैड हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एम्प्लॉय अच्छा है, लॉयल है, सर्विस देता रहे जनवरी, फरवरी, मार्च में, तो हम उसे तनख्वाह नहीं दे रहे होंगे लेकिन सैलरी डेबिट कर रहे होंगे और क्रेडिट क्या कर रहे होंगे, लेकिन ये तो फ्यूचर की एंट्री है। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि एडवांस आमतौर पे एडजस्ट कब हो जाएगा एम्प्लॉय वाला, अगले साल, इसलिए करंट में शो कर दो। राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर, एडवांस टू स्टाफ का मतलब बताएं, राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर। ओके, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स कहां हमने क्लासिफाई किए थे, बड़ा पेज देख के, वो जो पेज देख के, जी सेल्स टैक्स रिसीवेबल 12, इसका नोट कोई नहीं है, जिसके अंदर डेटा ज्यादा दिया हो उसका नोट बनता है। फ्री होल्ड लैंड, फर्नीचर, अकोमोडेशन, मशीन, अकोमोडेशन, बिल्डिंग, अकोमोडेशन, सॉफ्टवेयर का भी नोट बन गया है। डेफर टैक्स लाइबिलिटी आ रही है कितनी, 40। शॉर्ट टर्म लोन, इट कोई सिक्योर्ड वगैरह लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, बस ऐसे ही लिखते हैं फिर, 85। अकाउंट्स पेबल और एक्रूड लाइबिलिटीज को हमने इकट्ठा कर दिया, डब्बा बना लिया था। अकाउंट्स पेबल और एक्रूड लाइबिलिटीज को हमने इकट्ठा कर दिया ट्रेड एंड अदर पेबल्स में। नोट 6, ट्रेड एंड अदर पेबल्स। अकाउंट्स पेबल और एक्रूड लाइबिलिटीज। सेवनटीन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, यहां भी लिखना जरूरी है भाई। 40 million shares of ₹10 each। क्या चीज, सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट 120, accumulated profits 65।
जी। फाइव 220 2 180 किताब खोली रखें टू सी अ बिग पिक्चर ऑफ द क्वेश्चन। सॉल्यूशन में आए, पेज नंबर 477, पेज नंबर 477। पहले पेज 476 खोलें, एक मिनट दे दें, किताब खोलें, पेज 476। ये देखें बैलेंस शीट बनी हुई है। बैलेंस शीट के अंदर जो है वो नोट्स बने हुए हैं 1 2 5 3 4। एक नोट नहीं बना हुआ, सफे के एंड पे आए, करंट लायबिलिटीज वाला। उसमें सॉल्यूशन में अकाउंट्स पेएबल और एक्रूड लायबिलिटीज फेस पे ही नजर आ रही हैं। भाई कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि नोट्स में बहुत बारीकी में आप जाएं, कोई थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाएगा, इट इज एक्सेप्टेबल। इसीलिए मैंने व्हाइट बोर्ड पर सॉल्यूशन और किया है, किताब में सॉल्यूशन और है, इट इज एक्सेप्टेबल, कोई हरज नहीं। कोशिश करनी है ब्रॉड हेडिंग्स कम से कम हो, ज्यादा ना हो फेस के ऊपर। अगले सफे पे आए, नोट 1। भाई मेरे ख्याल से पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि नोट की पहली दुम बनाएं, इसलिए मैंने भी व्हाइट बोर्ड पे नहीं बनाई। नोट की पहली दुम भी मैंने आपको एक दिन बनवाई थी। एसेट्स के नाम, लैंड, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, मॉडल कौन सा यूज हो रहा है और मेथड कौन सा है, ये भी एक नोट की दुम होती है। अगर टाइम हुआ पेपर में ये भी बनाई जा सकती है, इसको टिक कर लें। ये मैंने व्हाइट बोर्ड पे नहीं बनाई जानबूझ के। ओके, नेक्स्ट, लास्ट रिवैल्यूएशन, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, डिटेल्स ऑफ पीपीई डिस्पोज्ड ऑफ, ये बनानी है। आगे वर्किंग है जो डेप्रिसिएशन कल हमने निकाली थी, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नोट। अगले सफे पे आए, फिर इंटेंजिबल्स हैं, डेटर्स हैं, डेटर्स के बाद नीचे प्रोविजन फॉर बैड डेट है, और वर्किंग में प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट समझने के लिए बना हुआ है, मकसूद नहीं था बनाना। और एंड पे एडवांसेस का नोट आ रहा है और कैश एंड बैंक का नोट आ रहा है। इट्स ओवर। इसी सवाल को कीजिए।